तो आज 100 के करीब हम बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने के बाद आपकी जो अवेयरनेस है ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है जी। और आप लोगों ने इसके नोट्स भी बनाने हैं और इसके नोट्स में आपके साथ पीडीएफ फॉर्म के अंदर शेयर भी करूंगा। अगर आप क्लास के दौरान लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको क्लास के एंड पे इसके जो आज के पीडीएफ नोट्स हैं वो आपके साथ में क्लास के फौरन बाद शेयर कर दूंगा। ठीक होगा जी। और अभी मैं इसको शुरू कर रहा हूं। तो अच्छा, जो जियोग्राफी का पार्ट है इसके अंदर 2-3 चीजें मद्देनजर रखने की जरूरत है। सबसे पहली बात यह है कि इसमें हमेशा डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस ही आते हैं। जो आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आएंगे वो यूजुअली इस तरह के होंगे कि आपको किसी डेफिनेशन के बारे में क्वेश्चन आएगा कि इस कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन करें या इसके बारे में आप कुछ बताएं कि ये बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट है क्या। तो उसमें अगर आपको बहुत बुनियादी बातों का पता होगा तो आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। जैसे कि आज वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा आसानी से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें वर्कआउट कैसे कर रही हैं, यानी बुनियादी तौर पे ये चीज़ है क्या कि ज्योग्राफी के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं और उसमें क्या क्या बातें होती हैं। आप देखेंगे कि पास्ट पेपर्स के अंदर भी ये वाले क्वेश्चंस बार बार आते हैं ज्योग्राफी के। बस एक सेकंड दे, मैं इसको ना व्हाइट बोर्ड को ओपन कर लूं। आपको मेरे ख्याल में स्क्रीन नजर आ रही होगी व्हाइट बोर्ड वाली, और हम इसको शुरू करेंगे जी। ये आपको स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? आप में से कोई बता दे बोल के। जी सर, क्लियर आ रही है। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम इस चीज को देखते हैं कि जियोग्राफी है क्या, यानी जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जो आपके पेपर के अंदर पोर्शन आता है ना साइंस वाला, उसमें 5 बुनियादी ऐसे पोर्शन हैं जहाँ से क्वेश्चन आता होता है। सबसे पहले जियोग्राफी यानी जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस आती हैं, फिर फिजिक्स की एक्सप्लेनेशंस आती हैं बहुत सिंपल, फिर केमिस्ट्री की चंद एक एक्सप्लेनेशंस आती हैं, उसके बाद आती हैं एनवायरमेंटल साइंसेज की कि एनवायरनमेंट के लिहाज से बताएं कि एनवायरमेंटल साइंसेज की जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो क्या हैं, और बायोलॉजिकल साइंसेज की बहुत कम एक्सप्लेनेशन आती हैं, बाकी फूड साइंस से आती हैं। यानी ब्रॉडली तौर पे हम आपके जो साइंस वाला पोर्शन है उसको इन 5 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। बायो को भी अगर ऐड कर दें तो कर दें, लेकिन बायो की चंद एक एक्सप्लेनेशन आती हैं, उनका ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ लिंक बनता है। तो जियोग्राफी के जो जियोग्राफी को हम सबसे पहले आज देखेंगे, इस पे 1-2 लेक्चर्स हम और भी करेंगे इसके जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन आज हम जो इसके बहुत बुनियादी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जियोग्राफी है क्या। जियोग्राफी क्या है जी? आपको रफ आइडिया होगा कि ये अर्थ की स्टडी है, यानी इसका जो पहला फीचर है वो ये है कि ये अर्थ की स्टडी है। और अर्थ के कौन से चीज़ों की स्टडी है? फीचर्स की, क्लाइमेट की, इकोसिस्टम की, और उसके अंदर जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। अब ये आप देखें कि इसका फिर जो लिंक जाके बनता है वो सोशल साइंसेस के साथ भी है और नेचुरल साइंसेस के साथ भी है। यानी आपने अगर देखा होगा कि जो जियोग्राफी है इसको आप सोशल साइंस की ब्रांच भी कंसिडर करते हैं, लेकिन इसको जो पढ़ने का तरीकाकार है वो यूजुअली नेचुरल साइंसेस वाला होता है। आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना जो बाकी ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ साइंसेस है, एक डिपार्टमेंट होता है यूनिवर्सिटीज के अंदर अर्थ साइंसेस, उसका जियोग्राफी के साथ कोई डीप लिंक नहीं है। वो उसके सिर्फ नेचुरल एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है,
आप इसके साथ इसको यूज़ करते हैं। ये एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि लिंक ओपन नहीं हो रहा। एक सेकंड, मैं लिंक दोबारा शेयर कर लूँ। एक सेकंड जी। जो जियोग्राफी है इसका अर्थ साइंसेस के साथ उस तरह डायरेक्ट लिंक नहीं बनता कि इसमें जो आप यूज़ करते हैं चीज़ें या जो आपकी स्टडी का मेन मतमा नज़र होता है वो उस तरह नहीं है जिस तरह के जियोलॉजी का है। अब जियोलॉजी और जियोग्राफी में बड़ा फ़र्क है। जो जियोलॉजी है वो ज़मीन की स्टडी है, ज़मीन की साख्त की स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी है। लेकिन जो जियोग्राफी है वो उसके फीचर्स यानी अर्थ है कैसी, पहाड़ है, सहरा है, दरिया है, क्लाइमेट कैसा है, इकोसिस्टम कौन सा है उसके ऊपर, यानी ज़मीन के ऊपर की जो चीज़ें हैं उसको जियोग्राफी स्टडी करती है और कहाँ पे कौन सी चीज़ लोकेटेड है। लेकिन उसके निस्बत जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी जो है वो ज़मीन के अंदर का जो इलम है, यानी ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है, ज़मीन के अंदर जो सारी चीज़ें मौजूद हैं उसकी स्टडी है। ठीक होगा जी? आपने इसको ये अंडरस्टैंड करना है कि जियोग्राफी की मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। 4 चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ज़मीन के फीचर्स क्या हैं, क्लाइमेट का क्या है किसी जगह का, और इकोसिस्टम में क्या है, कौन से जानवर हैं, कौन से पौधे हैं किसी जगह पे, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये सोशल साइंसेस का भी हिस्सा है, नेचुरल साइंसेस का भी हिस्सा है। उसके बाद आगे जो दूसरे नंबर पे कॉन्सेप्ट है वो है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी जैसे कि ये उसकी सब ब्रांच बनती है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं टोपोग्राफी के अंदर, इसके अंदर फिजिकल फीचर्स जो हैं और जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अर्थ के, एक पार्टिकुलर जगह के जो फिजिकल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फिजिकल फीचर्स क्या हैं? अब फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की टोपोग्राफी की बात करें तो पाकिस्तान की टोपोग्राफी ये बनती है कि पाकिस्तान के अंदर 2 प्लेटो हैं। प्लेटो कौन कौन से? एक पोठवार है और एक बलोचिस्तान के अंदर है। फिर पाकिस्तान की टोपोग्राफी ये बनती है कि पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न रीजन्स हैं वो माउंटेनियस हैं, यानी वहाँ पे हिमालयन रीजन्स है। उसके बाद पाकिस्तान का जो साउथ वाला पार्ट है, यानी जो जनूबी पंजाब है और सिंध का जो इलाका है, सिंध का जो पंजाब के साथ अटैच इलाका है वो सहराई इलाका है। यानी ये पाकिस्तान की टोपोग्राफी बनती है। पाकिस्तान के जो सेंट्रल एरिया है वो प्लेन्स हैं। अब बलोचिस्तान को भी 2-3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। बलोचिस्तान के अंदर पहाड़ी इलाका भी है, मैदानी भी है, फिर उसके बाद और ठंडे इलाके भी हैं। यानी किसी जगह के जो फिजिकल फीचर्स और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो टोपोग्राफी कहलाती हैं। और हर जगह की जो टोपोग्राफी है वो अलग होती है। टोपोग्राफी की बुनियाद पे इलाकों का जो क्लाइमेट है और जो वेदर है वो चेंज होता रहता है। उसके बाद आगे आता है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी कहलाती है मैप मेकिंग की साइंस। अब आपने जितने भी मैप देखे होंगे वो एक खास स्केल पे बनाए जाते हैं, खास उसकी एक डेफिनेशन होती है कि यानी आप मैप देखें ना, मैप के नीचे वाली साइड पे लिखा होता है कि 1 इज इक्वल टू 1000 या 1000 इक्वल टू समथिंग। उसमें किलोमीटर्स, माइल्स और जो उसके लैंडमार्क्स होते हैं वो डिटरमिन किए जाते हैं पहले ही कि पहाड़ को यूं शो करना है, सहरा की ये डेफिनेशन होगी, बाउंड्रीज होगी तो यूं शो की जाएंगी, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को यूं शो करना है, प्रोविंशियल बाउंड्रीज को यूं शो करना है, डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन को आपने कहीं देखा होगा पुराने मैप्स के अंदर यूं करके निशान बना होता है, कहीं पे इस तरह करके गोल निशान बने होते हैं। फिर ये है कि उसका स्केल क्या होगा, मैप का साइज क्या होगा, और साइज के अंदर फिर पार्टिकुलर रीजन्स की लोकेशंस क्या होंगी। ये सारी जो साइंस है ये कार्टोग्राफी कहलाती है। ये बेसिकली कार्टेशियन वर्ड से निकला है। आपने कार्टेशियन प्लान के बारे में पढ़ा होगा जो कि यूं होता है, जो हम मैथ के अंदर पढ़ते थे। तो ये सारी साइंस ये कहलाती है। उसके बाद आगे फिर हम बहुत सिंपल चीज़ों पे आ रहे हैं। आगे है कॉन्टिनेंट। ये चीज़ें सिंपल हैं लेकिन आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब जो कॉन्टिनेंट है उसकी क्या डेफिनेशन है? इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि ये कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस लैंड मास।
अब कॉन्टिन्यूस लैंड मास कैसे है कि जब दो इलाके आपस में समंदर से अलहदा हो जाएं तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होते। आप अगर एशिया को देखें तो एशिया सारा जो है वो कॉन्टिन्यूस है। फॉर एग्जांपल आप सऊदी अरब को फिलिपाइन के साथ जाके कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जितने भी एरियाज हैं, आप यूरोप देखें, यूरोप के इर्द गिर्द बड़े समंदर हैं, लेकिन यूरोप जो है वो सारा कॉन्टिन्यूस है। जितने जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनका सबसे जो सबलाइम और सबसे फंडामेंटल फीचर ये है कि वो कॉन्टिन्यूस हैं, एक दूसरे के साथ लैंड मास मिला हुआ है और वो काफ़ी लार्जर लैंड मास होता है। आपको पता होगा कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आपने याद रखना है। ये बड़ी सिंपल सी बात है लेकिन भूल जाती है बाज़। सबसे पहले हम अफ्रीका से शुरू करते हैं, उसके बाद एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एंड पे आता है 7वें नंबर पे ओशियाना। इसको ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है। यानी अब ऑस्ट्रेलिया जो है ओशियाना के अंदर ये न्यूजीलैंड भी आएगा, फिजी भी आएगा, या और भी बहुत सारे इलाके हैं जो ओशियाना के अंदर आते हैं। यानी अगर हम उसको स्पेसिफाई करके न्यूजीलैंड कह दें तो ऑस्ट्रेलिया कह दें तो ऑस्ट्रेलिया फिर एक कंट्री भी है। बाकी इसमें जितने भी मुल्क हैं वो खास कंट्री नहीं ना। नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन से इलाके आते हैं आपको पता है, कनाडा आता है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है, पनामा आता है, ये जो सारे छोटे छोटे मुल्क हैं, क्यूबा आता है, बहुत सारे मुल्क इसके अंदर आते हैं। तो हर जगह की एक स्पेसिफिक अहमियत है। ठीक होगा जी। उसके बाद आगे वाले इसके बाद चीज़ आती है, 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं आइलैंड का। आइलैंड की बहुत सिंपल डेफिनेशन क्या है कि ये कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर होता है। यानी आइलैंड को जो चीज़ बाकी चीज़ों से मुमय्यज़ करती है वो ये है कि ये कंप्लीटली तौर पे पानी से घिरा होता है। इसका साइज समाल से लेकर एक कॉन्टिनेंटल साइज हो सकता है, बहुत बड़ा साइज हो सकता है। जैसे कि ग्रीनलैंड जो है या यूके जो है, ये जो है ये आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स की एग्जांपल है। उसके बाद पेनिनसुला, इसे उर्दू में कहते हैं जजीरा नुमा। आपने खबरों में सुना होगा, अक्सर ये आ रहा होता है उर्दू की खबरों में कि जजीरा नुमा अरब। वो जिन लोगों ने मुताले पाकिस्तान उर्दू में पढ़ा है उन्होंने सुना होगा जजीरा नुमा अरब। यानी ये जजीरे जैसा होता है, आइलैंड जैसा होता है। इसकी जो डेफिनेशन ये है कि ये 3 साइडों से पानी से घिरा होता है। जो पेनिनसुला है 3 साइडों से वाटर से घिरा होता है। नैरो स्ट्रिप जो है लैंड की वो इसको जोड़ती है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? 2 एग्जांपल्स हम रेडिली इसकी बता सकते हैं। एक तो है ये सऊदी अरब और यूएई, ये जो सारा इलाका है ये पेनिनसुला है। इसके अंदर फिर आगे ओमान, और ओमान के साथ आ जाता है यमन, ये भी उसका हिस्सा बनते हैं। फिर फ्लोरिडा जो है यूएस के अंदर, वो भी उसके एक एग्जांपल है। इसके बाद अच्छा, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है लेकिन आप इनको लाजमी याद रखना, ये पेपर के अंदर बहुत बड़ी दफ़ा आई हुई है। ज्योग्राफी की सिंपल डेफिनेशंस बहुत दफ़ा आती हैं। उसके बाद आता है जी केप। आपने सुना होगा केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ फलाना। केप इज पॉइंटेड पीस ऑफ लैंड। अच्छा, ये जो केप होती है ये पानी के अंदर चली जाती है। यानी जो यहाँ पे लैंड यहाँ पे ख़त्म हो गई, ये लैंड है यहाँ पे सारी, यहाँ पे पानी है, तो ये वाला इलाका जो पानी के अंदर धंसा होता है वो केप कहलाती है। यानी इसको अगर आप मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये लैंड है जी, ये लैंड का कुछ हिस्सा जो है ये यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ पे सारा वाटर है, तो ये वाला जो इलाका है ये केप कहलाएगा। ठीक है जी। ये कोस्ट लाइन के साथ होते हैं, सिंपल सी बात है, कोस्ट लाइन के साथ ही होंगे तो समंदर के अंदर होते हैं, और ये कि समंदर के साथ इसके अटैचमेंट ज़रूरी है। अब उसके बाद आता है आर्चीपेलागो या आर्ची, उसकी प्रोनाउंसिएशन है
आर्कीपेलागो या आर्चीपेलागो इसे कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन मुझे एग्जैक्ट नहीं समझ आ रही इसकी। अब ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, यानी इसमें एक से ज्यादा जजीरे जो हैं वो इकट्ठे जुड़े होते हैं। इसमें आप एग्जांपल्स, मल्टीपल एग्जांपल्स जो हैं वो ले सकते हैं। जो हमारे पास इंडोनेशिया है, उसके बाद मालदीव्स है, जापान है, ये सारे आर्कीपेलागो या आर्कीपेलागोस की एग्जांपल्स हैं कि वहाँ पे मल्टीपल जो हैं आइलैंड इकट्ठे हैं। उसके बाद आता है बे। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने लाजमी इनको अंडरस्टैंड करना है। बे द बॉडी ऑफ वाटर, ये जो है ये गल्फ से छोटी होती है, इसकी डेफिनेशन ये है। और ये ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है वो लैंड से घिरा होता है और पानी के साथ इसकी अटैचमेंट होती है। इसको आप अगर मैप के ऊपर देखें तो यहाँ पे लैंड आएगी, यहाँ पे वाटर आएगा, लेकिन इसका जो बेशतर हिस्सा है वो पानी के अंदर होगा। इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं जी? बे ऑफ बंगाल, उसके बाद दूसरी इसकी जो एग्जांपल है बे ऑफ कैलिफोर्निया, सान फ्रांसिस्को बे। ये दो एग्जांपल्स हैं। बे ऑफ बंगाल जो है ये तो बिल्कुल हमारे साथ की एग्जांपल है, और कैलिफोर्निया की एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं। जी आपने कुछ कहा किसी ने? इसके बाद आता है प्लेटो, प्लेटियो या प्लेटो। अब इसकी एग्जांपल ये है कि ये ऐसा इलाका होता है, ये इसकी स्लोप यूं बढ़ रही होती है, स्टेडी स्लोप होती है, यानी इसकी स्लोप विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जाती है। ये एलिवेटेड एरिया होता है। आप लोगों में से अगर किसी ने लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल किया हो, तो लाहौर से इस्लामाबाद हम जाते हैं जब मोटरवे पे ना, तो जैसे जैसे हम सरगोदा को क्रॉस करते हैं, तो सरगोदा क्रॉस करने के बाद एरिया जो है वो यकदम ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब हम चकवाल के पास जाते हैं, तो चकवाल के बाद यकदम एक पहाड़ी सिलसिला आता है। उसके बाद यकदम जो स्लोप है वो बढ़ जाती है। ये वहाँ पे जो पोठवार प्लेटो है वो शुरू हो जाता है, यानी आपकी जो लैंड की बुलंदी है वो यूं यकदम बढ़ना शुरू हो जाती है। वहाँ पे मैदान भी होते हैं, सरसब्ज़ एरियाज भी होते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चरल इलाके भी हैं। और ये एक पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पोठवार प्लेटो है और दूसरा बलोचिस्तान प्लेटो है। तो वो क्योंकि मैंने देखा हुआ नहीं है, मुझे उसका नहीं आइडिया कि शायद वो भी इसी तरह ही उसकी जो बुलंदी है बढ़ती होगी। पोठवार मैंने देखा है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो बुलंदी है वो स्टेडी इंक्रीज होती है, और ये छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा होता है। इसकी डेफिनेशन ये बनती है। अब दो कॉन्सेप्ट्स हैं, माउंटेन और हिल। जो माउंटेन है और हिल है, इनमें बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। अब माउंटेन क्या है, सबसे पहले हम हिल को देख लेते हैं कि हिल है जो वो एक ऐसा राइज्ड एरिया होता है, इसकी जो बुलंदी है वो माउंटेन से कम होती है। आप इसकी सिंपल एग्जांपल ले लें कि जो मरी और इस्लामाबाद के जो इलाके हैं, उसमें जो बुलंद मकामात हैं वो हिल्स हैं, यानी मरी के हिल्स हैं और मरी के पहाड़ हैं, या इस्लामाबाद के पहाड़ हैं। मार्गला हिल्स, उसके लिए आपने नाम सुना होगा। मार्गला हिल्स का वर्ड यूज होता है। माउंटेन वो होता है जो एक स्पेसिफिक पीक होती है, जैसे कि केटू है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि
बाकी पहाड़ों से बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, इसकी एक सर्टन पीक होती है, एक पीक पॉइंट होता है। ठीक होगा जी। अब ये जो पोठवार का इलाका है, यहाँ पे किरथर का इलाका आता है, फिर उसके बाद सिंध के अंदर भी सर्टन माउंटेन्स हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी हैं। तो हिल और माउंटेन का ये बुनियादी डिफरेंस है। हिल छोटे साइज का होता है, माउंटेन बड़े साइज का होता है, माउंटेन की एक स्पेसिफिक पीक होती है। उसके बाद आगे चीज आती है जी वैली। वैली क्या डेफिनेशन है कि ये यहाँ पे अगर माउंटेन्स हैं तो उसके दरमियान जो लो लाइंग एरिया है वो कहलाएगी वैली, यानी जो उसके दरमियान नीचे वाला इलाका है वो वैली कहलाता है। और वैलीज की नॉर्मली वी शेप होती है या यू शेप होती है। वी शेप इस तरह होती है कि आप अगर ये गिलगित बल्तिस्तान वाले पहाड़ देखें तो जीबी वाले पहाड़ों के नीचे जो वैलीज बनी हुई हैं वो पहाड़ों की बुलंदी, फॉर एग्जांपल हुंजा की अगर हम एग्जांपल लें तो हुंजा की बुलंदी बहुत ज़्यादा है हुंजा के पहाड़ों की, क्योंकि वहाँ पे सारे बड़े बड़े पहाड़ हैं। लेकिन उसके नीचे जो वैलीज हैं वो ज़्यादातर यू शेप की हैं। नीचे उसके झीलें हैं, आबादियाँ वहाँ पे रह रही हैं। फिर बाकी पाकिस्तान के हिस्सों के अंदर भी ऐसी होंगी, लेकिन जो जेबी वाली वैलीज हैं वो ज़्यादा मशहूर हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर भी वैलीज हैं। कश्मीर के पहाड़ों के साथ जो नीचे इलाके हैं वो वैली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद आगे आता है कैनियन। कैनियन और वैली में बहुत फ़र्क है। कैनियन ये होता है कि आपका पहाड़, ये यहाँ पे पहाड़ खड़ा है, बहुत ऊंचा पहाड़ है फॉर एग्जांपल, उसके साथ नीचे बिल्कुल गहरी जगह है। वैली ये होता है कि वैली प्लेन जगह होती है, यानी आप पहाड़ से जैसे नीचे उतर रहे हैं जो प्लेन जगह है। लेकिन कैनियन ये है कि पहाड़ तो बुलंद है ही है, लेकिन नीचे जो बिल्कुल खाइयाँ होती हैं, जिसे आप उर्दू में हम खाई कह सकते हैं, जो खाई का इलाका होता है, खाई को कैनियन कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत कम है। ग्रैंड कैनियन के नाम से यूएस के अंदर एक बड़ी मशहूर कैनियन है। आपने ये लास्ट टाइम क्वेश्चन में भी आया था कि ग्रैंड कैनियन कहाँ पर लोकेटेड है और उसकी क्या शेप है। तो ये आपने देख लेना है, कैनियन ये चीज़ होती है। उसके बाद आगे आता है डेजर्ट। डेजर्ट की क्या कंडीशंस हैं जी? पहली बात है कि वो एरिड होगा, दूसरी चीज़ क्या है कि ड्राई, और तीसरी जो इन दोनों चीज़ों के ऊपर मिक्स होती है वो क्या होगा कि वहाँ पे मिनिमम प्रेसिपिटेशन होगी। यानी ऐसा इलाका, अब हमारे यहाँ जो इसको अगर हम सोचे ना, तो हमारे जहन में सबसे पहले जब हम डेजर्ट का सोचते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ पर रेत होगी। यानी हमारे जो कॉमन माइंडसेट में है कि हम जब डेजर्ट का सोचते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले रेत आती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। डेजर्ट की तीन ये कंडीशंस हैं कि वो एरिड होगा, ड्राई होगा और मिनिमम उसके अंदर प्रेसिपिटेशन होगी। उसके अंदर सैंडी भी हो सकता है ये, और रॉकी भी हो सकता है। और इसके जो टेम्परेचर हैं वो एक्सट्रीम होते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर क्या होता है जी? आप ये एग्जांपल लें कि जो सहारा डेजर्ट है जो अफ्रीका के अंदर है, जो सबसे बड़ा डेजर्ट है दुनिया का, उसका टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम है कि दिन को उसका टेम्परेचर 45-48 तक जाता है, और रात को कभी कभी 1 डिग्री और कभी कभी 2 डिग्री तक चला जाता है। मतलब टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन इतनी ज़्यादा है कि दिन को इंतहाई ज़्यादा टेम्परेचर और रात को इंतहाई कम टेम्परेचर। तो सऊदी अरब या बाकी मुल्कों में या पाकिस्तान के अंदर भी इवन जहाँ डेजर्ट है, रातें ठंडी होती हैं, दिन बहुत गर्म होते हैं। तो डेजर्ट दोनों तरह के हो सकते हैं, रॉकी भी और सैंडी भी। अब जो स्कर्दू वाला डेजर्ट है वो रॉकी कंडीशंस के अंदर है, लेकिन वहाँ पे सैंडी सूरत हाल भी है। ठीक है जी। तो दोनों उसके अंदर जो है टाइप्स एग्जिस्ट कर सकती हैं एक ही जगह के ऊपर। ठीक होगा जी। उसके बाद आगे आता है ओसिस। ओसिस क्या है जी? ओसिस हमेशा जो हैं वो यूजुअली डेजर्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। डेजर्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। इनकी क्या कंडीशन है जी? ये फर्टाइल होते हैं, पहली बात तो ये है, और इनके पास वाटर होता है। ये प्लांट और एनिमल लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं।
मतलब ये हुआ कि दो कंडीशंस इसके पास मीट होती हैं, फिर दो ऑटोमेटिकली मीट हो जाएंगी। अगर एक जगह फर्टाइल है और उसके पास पानी भी है तो वहाँ पे प्लांट और एनिमल लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। आप ये देखें कि सऊदी अरब के अंदर या अफ्रीका के अंदर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पानी की एक्सेस है। ये सहरा है और सहरा के अंदर एक खास जगह ऐसी होती है जहाँ पे पानी भी होता है, वहाँ पे जिंदगी चल रही होती है, वो ओसिस कहलाती है। उसके बाद आता है टुंड्रा। टुंड्रा की पहली डेफिनेशन ये है कि ये कोल्ड होगा लाजमी तौर पे, और जो इसकी सॉइल होगी वो फ्रोजन होगी, यानी जो इसकी ज़मीन होती है वो मट्टी जो होती है उसकी वो बर्फ़ वाली होती है। ये ज़्यादातर जो है ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं और यहाँ पे वेजिटेशन ना होने के बराबर होती है, यहाँ यानी पौधे यहाँ पे बहुत कम होते हैं, खुश्क होते हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर आपकी जो ज़मीन है वो जमी हुई है, यानी ज़मीन की जगह बर्फ़ है और बर्फ और उस पानी जो है उसके अंदर जमा हुआ है, तो वहाँ पे जो लाइफ है वो प्रॉपर तौर पे सपोर्ट नहीं हो सकती। उसके बाद आता है सवाना। सवाना कहाँ पे होते हैं जी? ये ट्रॉपिकल एरियाज में और सब ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं, यानी यूजुअली ये अफ्रीका के अंदर होते हैं। और इसकी पहचान क्या है कि इसमें बहुत कम ट्रीज होते हैं और श्रब्स होती हैं। आप अगर नेशनल ज्योग्राफी पे डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो जहाँ पे वो शेर और चीते नज़र आते हैं ना, वो सवाना वाला एरिया होता है कि वहाँ पे पौधे होंगे, छोटे छोटे पौधे होंगे, बिखरे होंगे, घास होगी, फजूल सी खुश किस्म की घास होती है सवाना के अंदर, और लाइफ जो है वो बड़ी तंग हो जाती है। जब बारिशें होती हैं तो लाइफ यहाँ पे बड़ी अच्छी होती है। एक एक खास टाइम पीरियड के लिए सवाना का जो मौसम है बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ईयर अराउंड इसका मौसम ख़राब रहता है और लाइफ यहाँ पे सस्टेन करवाना काफ़ी मुश्किल होती है। इसमें जो प्रीडेटर्स होते हैं, शेर, चीते और ये जो लगड़बग्गे वगैरह, ये इन जगहों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उनको सस्टेन करवाने के लिए एनिमल जो दूसरे एनिमल्स हैं वो काम आते हैं। यानी वहाँ पे जो हिरन है, बाकी जो इस तरह के जानवर हैं, ये उन जानवरों को खा के सवानास के अंदर रहते हैं। इसी वजह से आप देखें कि अब इंडिया का एक इलाका है मध्य प्रदेश, एमपी जिसे कहते हैं। एमपी के अंदर इंडिया के जो 35% जो लाइन पॉपुलेशन है वहाँ पे पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो इलाका सवाना का है, वहाँ पे सवाना वाला एरिया है। तो उसके बाद आगे आता है जी मार्श। मार्शेस के अंदर क्या होता है? ग्रास होती है जी सबसे पहली चीज, और दूसरी बात क्या है कि इसमें वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसका जो मेन कैरेक्टर है कि ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर होते हैं। उसके बाद स्वैम्प। ये स्वैम्प आपने लाजमी सुना होगा। स्वैम्प एक लैंड की किस्म है, खास किस्म है। ये ऐसा इलाका है स्वैम्प का जहाँ पे इसको उर्दू में हम कहेंगे दलदल। दलदल वो जगह होती है जहाँ पे वेटलैंड होती है, यानी जमीन गीली होती है, कीचड़ होता है और पानी खड़ा होता है वहाँ पे, यानी स्टैंडिंग वाटर होता है। इसके जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। स्वैम्प्स की अगर आप एग्जांपल लें तो पाकिस्तान के अंदर जो स्वैम्प्स है ना, वो ठट्ठा एक जगह है सिंध के अंदर। ठट्ठा में स्वैम्प्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी लाजमी तौर पे होंगे, लेकिन जो ज़्यादा मशहूर एरिया है स्वैम्प वाला वो ठट्ठा वाला है, क्योंकि वहाँ से जो दरियाए सिंध है, जो इंडस रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो अरेबियन सी के साथ आके मिलती हैं। ये वाली जो जगह है ये ऐसी है कि जहाँ पे समंदर और दरिया का फर्क आपस में मिट जाता है, उस जगह को स्वैम्प कहा जाता है। उसके बाद आगे आता है ग्लेशियर। ग्लेशियर की सबसे बुनियादी चीज ये है कि ये स्नो से बनता है या आइस से बना होता है। आप सिंपल कह लें कि आइस से बना होता है, और ये स्लोली मूव भी कर रहे होते हैं। ग्लेशियर बिल्कुल स्लो मूव करते हैं और ये स्नो जब कंप्रेस होती है तो ये मजीद पुख्ता होते रहते हैं। और आज के दौर में जितने भी ग्लेशियर हैं दुनिया के अंदर, उनको खतरा है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से वो कम, मतलब वो पिघल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता।
उसके बाद आगे आता है जियोथर्मल। जियोथर्मल क्या है? जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी अर्थ की जो अपनी इंटरनल हीट है वो जियोथर्मल कहलाती है। ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी यूज हो सकती है, और ऐसी एनर्जी जो है वो अर्थ के अंदर से ही ली जाती है, यानी जो सिस्टम्स हैं वो अर्थ के अंदर, ये अगर लैंड है तो इसके अंदर जो मशीनरी है इसके अंदर दाखिल की जाती है, फिर जो अर्थ की इंटरनल हीट है उसकी वजह से सारा जो सिस्टम है वो वर्क करता है। ठीक होगा जी। उसके बाद आगे आता है एरोजन। एरोजन आप इसको उर्दू में सिंपल क्या कह सकते हैं, उर्दू मुझे एग्जैक्ट इसका वर्ड नहीं समझ आ रहा। एरोजन ये होता है कि एक ख़ास किस्म की ज़मीन के ऊपर जो रॉक्स हैं और सॉइल है वो अगर ख़राब होना शुरू हो जाए, वॉर्न अवे। वॉर्न अवे का मतलब क्या है कि तबाह होना शुरू हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। नेचुरल फोर्सेस जो हैं, ये आपने वर्ड सुना होगा एरोड, एरोड और एरोजन एक दूसरे से निकले हैं, यानी जब अर्थ की जो साख्त है उसके ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं अगर वो किसी वजह से तबाह होना शुरू हो जाएं तो वो कहलाती है एरोजन। यानी आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे वो लेडी ऑफ गुड होप या क्या उसका नाम है, लेडी ऑफ होप या इस तरह करके जो हंगूल के नेशनल पार्क के अंदर है, वो एरोजन से बना है। मतलब वो जो स्ट्रक्चर है जो हंगूल के नेशनल पार्क के अंदर वो खातून का मुजस्समा बना हुआ है, वो बन गया था पत्थरों से। वो एरोजन का प्रोसेस हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद आता है सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या होते हैं जी? स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। सेडिमेंट्री, इसके आगे इससे निकलता है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। सेडिमेंट बेसिकली एक छोटा सा पत्थर हो सकता है या पार्टिकल हो सकता है। पार्टिकल किस चीज़ का होगा? 3-4 चीज़ों का हो सकता है। सैंड का पार्टिकल हो सकता है, क्ले का पार्टिकल हो सकता है, या सिल्ट का पार्टिकल हो सकता है। तो ये सेडिमेंट कहलाते हैं, और ये पानी और विंड के साथ मूव करते हैं। वाटर और विंड के साथ ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। अब ये इसको जब हम रॉक साइकिल को पढ़ेंगे ना, इस पे हमने एक और भी लेक्चर करना है ज्योग्राफी वाले पार्ट पे, रॉक साइकिल पे, वाटर साइकिल पे, लाइफ साइकिल पे। ये इंशाल्लाह ताला जब हम तफसील से चीज़ों की तरफ जाएंगे तो हम इस पे भी बातचीत करेंगे। उसके बाद आता है 2-3 बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें, लेक, पॉन्ड और स्ट्रीम। तीनों चीज़ें एक जैसी लगती हैं लेकिन तीनों अलग अलग हैं। लेक क्या होती है, बल्कि उससे पहले रिवर को देखते हैं कि रिवर क्या होता है, फिर हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। रिवर जो है, रिवर जो होता है वो हमेशा किसी ओशियन की तरफ बहता है, सी की तरफ बहता है, या किसी और रिवर की तरफ बहता है। ठीक होगा जी। और ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। जो रिवर्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसी लेक से निकलते हैं। आप जितने भी बड़े रिवर्स देखें उनका जो सोर्स है वो हमेशा कोई ना कोई लेक होती है। लेक की निशानी ये है कि ये फ्रेश वाटर से बनती है, इसका साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, वेरियस प्रोसेस इसमें शामिल हैं। इसमें लेक्स बनती क्यों हैं? 2 तरह के प्रोसेस हैं, एक ग्रेविटेशनल है और एक दूसरा टेक्टोनिक है। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आपने सुना होगा, टेक्टोनिक एक्टिविटी और ग्रेविटेशनल एक्टिविटी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये रिवर आप वापस रिपीट कर देंगे? रिवर के बारे में मैंने ये अर्ज की कि जो रिवर है ये किसी समंदर के अंदर गिरता है, यानी ओशियन, ओशियन को हम उर्दू में कहते हैं बहर, और सी को हम कहते हैं समंदर, या किसी दूसरे दरिया में गिरता है, और इसका जो ये सर्टन इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। अब आप ये देखें कि बलूचिस्तान के अंदर रिवर्स कम है,
उसकी वजह क्या है कि बलूचिस्तान में रिवर्स कम होने की सिंपल वजह यह है कि बलूचिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं वो इस तरह नहीं है कि वहाँ पे लेक्स फाउंड हो, और अगर जब लेक्स नहीं होंगी बड़ी बड़ी तो उसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं होंगी, फिर लैंड का स्ट्रक्चर अलग होता है। आप ये देखें कि हमारे साउथ एशिया में जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं वो नॉर्थ नॉर्थ वाले पहाड़ों से निकलते हैं और फिर आगे घूमते घूमते जाके वेस्ट जो हमारा वेस्टर्न साइड है या ईस्टर्न साइड है वहाँ पे चले जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे पहाड़ हैं, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए नीचे वैलीज हैं, वैलीज के साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज बनती हैं लेक्स के अंदर से, लेक्स के अंदर से घूमता घूमता दरिया जो है मैदानों में से गुजरता हुआ समंदर में जाके गिरता है। आप बलूचिस्तान का, अगर आपने, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने बलूचिस्तान का जो ज्योग्राफी वो पढ़ी होगी, बलूचिस्तान की ज्योग्राफी इस तरह की नहीं है। बलूचिस्तान की ज्योग्राफी जो है वो बाकी जो इलाके हैं पाकिस्तान के उनसे अलग है। यानी आप कह लें कि बलूचिस्तान का जो इकोसिस्टम है वो प्योरली अपना ही इकोसिस्टम रखता है, मतलब वो पूरे पाकिस्तान का जो रॉक साइकिल या वाटर साइकिल, लाइफ साइकिल, बिल्कुल उसका अपना एक अलग सिस्टम है। ठीक होगा जी। लेक लेक के अंदर ग्रेविटेशनल एक्टिविटी की वजह से बनती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी की वजह से बनती हैं। अब आपने बड़ी मशहूर जो पाकिस्तान की लेक्स हैं वो देखी होंगी, वो सारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से बनी है, मतलब कई लाख साल पहले बनी है, आज नहीं बनी। केंचर और मंचर झील ऐसी हैं जो कि बाद में बनी है। ये दो वाहिद ऐसी झीलें हैं केंचर और मंचर जो कि बिल्कुल समंदर के करीब है। उसकी वजह क्या है कि दरिया का पानी वहाँ पे आकर रुकता है। यूजुअली जो झीलें होती हैं, लेक्स जो होती हैं, वो पहाड़ी इलाकों में होती हैं, लेकिन केंचर और मंचर झील ऐसी हैं जो कि बिल्कुल समंदर के करीब है। उसकी वजह क्या है कि जो दरिया वहाँ से आ रहे हैं वो इतना ज़्यादा पानी लेके आते हैं कि वहाँ पे स्टोर हो जाता है। उसके बाद आता है पोंड। पोंड को उर्दू में कहा जाता है तालाब। सिंपल सा मतलब लग रहा है कि तालाब जो है वो झील से बहुत छोटा होगा और उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आलमोस्ट यही होते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ह्यूमन मेड होते हैं। सर्टन जो उसके अगराज व मकासद हैं। उसके बाद आ जाती है स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है जी? स्ट्रीम आप कह लें कि एक ट्रिब्यूटरी होती है किसी रिवर की या रिवर की सब रिवर की। आप ये देखें कि जब आप नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जाते हैं, जब आप कागान या नारान वाली साइड पे जाएंगे ना, तो कागान और नारान वाली साइड पे छोटे छोटे चश्मे, छोटे छोटे दरिया जो हैं वो आपको अक्सर नज़र आते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो सारी जो है वो सब ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ दरियाओं की, कुछ इलाकों की। ठीक होगा जी, एक सेकेंड। अच्छा, अभी तक जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सारा समझ आ रहा है ना और क्लियर है? कोई इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है? जी सर, समझ आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी दो आगे थोड़ी सी मुश्किल चीजें जो आपने शायद पहले ना सुनी हो, एस्टुरी और एस्थमस। ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने शायद पहले ना सुने हो। ये वो जगह है, एस्टुरी एक प्लेस का नाम होता है जहाँ पर दरिया और समंदर मिलते हैं, यानी रिवर और सी जो है जिस जगह पे आके मिलते हैं, इसको एस्टुरी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल आप लें, जो इंडस रिवर है वो, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इंडस रिवर 5 दरिया जो उसके अंदर हैं वो त्रिमू के मकाम पर ये हमारे दरिया आ रहे हैं। आगे इसके बाद पांजनाद आता है। ये मैं इसको इंडस रिवर को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो उसके बारे में ही आ सकते हैं। यहाँ पर जब पांजनाद रिवर बन जाता है ना, पांजनाद रिवर के बाद आगे इंडस रिवर अकेला बहता है, यानी उसके जो 5 बाकी दरिया हैं वो उसके साथ मिल के बहना शुरू होते हैं। यहाँ से रावी, ये सतलुज, और इधर से झेलम, चनाब और ये इंडस। ये त्रिमू के मुकाम पे कुछ दरिया मिलते हैं, फिर ये पांजनाद पे आके मिलते हैं।
पांचनाथ के बाद सारे जो दरिया हैं वो एक दरिया बन जाता है, इंडस बन जाता है, दरियाए जिसे दरिया सिंध कहा जाता है। ये फिर कोटड़ी से आगे अकेला बहता है एक ही दरिया बन के, और ये बहुत बड़ा दरिया बन जाता है। यानी आप ये चेक करें कि जो पीछे दरिया हैं पांचों, वो भी बड़े बड़े दरिया हैं, मतलब काफ़ी उनका बड़ा साइज है, रावी का, सतलुज का, चिनाब का, झेलम का। लेकिन जब वो अकेला बन जाता है तो ठट्ठा की जगह पर ना यहाँ पे आके ये एस्टोरी बन जाता है, यहाँ पे आके ये समंदर से मिलता है, यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे इसकी स्टोरी बनती है, यानी ये इस जगह पे आके समंदर से मिलता है। ठीक होगा जी। उसके बाद है एस्टमस। इसकी एग्जांपल पहले आपको बता देता हूँ। पनामा, ये लैंड होती है। पहली बात तो ये है कि ये वाटर का हिस्सा नहीं है, लैंड का हिस्सा है। लैंड का वो हिस्सा जहाँ पे दो बड़े लैंड मासेस जो हैं वो आपस में आके मिलते हैं। अदरवाइज वो किससे घिरे होते हैं जी? वाटर से घिरे होते हैं। जो वाटर से घिरे हुए लैंड मासेस हैं, जब वो आपस में आके मिलते हैं तो वो एस्टमस कहलाती है। उसके बाद अटोल, ATOLL, अटोल। एक सेकेंड। अटोल क्या होता है जी? ये रिंग शेप कोरल रीफ होता है और ये लागून के इर्द गिर्द होता है। पहले मैं लागून बता देता हूँ लागून क्या होता है। लागून जो है ये एक पानी का हिस्सा होता है, या आप ये कहें कि ये गहरा पानी है, ये कम गहरा पानी है। तो ये जो कम गहरा पानी है ये लागून कहलाता है। इसको सेपरेट क्या करता है? कोई आइलैंड सेपरेट कर सकता है, या सैंड बार, या उसके बाद कोरल रीफ्स। यानी आप ये देखें कि अगर कोई पानी बहुत गहरा है, बहुत गहरा पानी है, और बहुत गहरे पानी के साथ कम गहरा पानी यकदम शुरू हो जाता है, तो उसकी जो बाउंड्री होगी वो कैसे कंस्टिट्यूट होगी? तीन किस्म की चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। वहाँ पे कोई आइलैंड हो, आइलैंड के बाद फौरन बाद पानी कम गहरा हो जाए। यानी आप इसकी एग्जांपल यूँ लें कि यहाँ पे अगर पानी है जी 500 फुट गहरा, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड आ जाता है, वो आइलैंड यूँ है। अब आइलैंड के इस साइड पे जो पानी होगा वो है जी 50 फुट गहरा। तो ये क्या होगा? ये जगह होगी, ये लागून कहलाएगी। यानी एक बहुत गहरे पानी के साथ जो कम गहरा पानी है वो लागून कहलाता है। और तीन चार चीज़ें हो सकती हैं जो उस पानी को कम गहरा करती हैं, लागून, सैंड बार्स या आइलैंड्स। और ये पानी वही का वही पानी होता है, ये उसी का हिस्सा होता है, उसी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है, लेकिन नेचुरल बैरियर्स की वजह से ये अलग हो जाता है। उसके बाद आगे आती है वेटलैंड। वेटलैंड का अगर हम सिंपल देखें तो नज़र तो ये आता है कि इसका मतलब होगा कि अकेली ज़मीन, हालांकि ऐसा नहीं है। वेटलैंड जो है वो जगह होती है जो कि जिसके अंदर स्वैम्प्स होते हैं, मार्शेस होते हैं और फ्लड प्लेन्स होते हैं। अब ये तीन चीज़ें क्या होती हैं? वेटलैंड, अब पाकिस्तान से अगर एग्जांपल दें, यानी आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। वेटलैंड वो जगह है जहाँ पे जो दरिया और समंदर जब मिलते हैं तो उससे जो पहले का एरिया है ना वो हमेशा ख़राब रहता है। आपने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट सुना होगा जो कि सिंध वाली साइड पे है, सिंध और राजस्थान, सर क्रीक का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बेसिकली वेटलैंड के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है। आप YouTube पे देखिएगा सर क्रीक के कॉन्फ्लिक्ट को, तो आपको समझ आएगी कि जो सर क्रीक का इलाका है वो सारा स्वैम्प्स है। वहाँ पे जो बॉर्डर बना हुआ है ना वो सारी दलदल है दोनों साइडों पे,
साल के कुछ हिस्सों में वहाँ पे इतना पानी आ जाता है कि वहाँ पे कश्तियाँ चलती हैं, और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतना पानी कम होता है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो पैदल चलते हैं और वहाँ पे दलदल ही दलदल है, मुसलसल दलदल है। तो ये एरिया जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है जहाँ से पानी, दरिया का पानी रस के वहाँ पे आ जाता है, और वो जगह हमेशा पानी के अंदर घिरी रहती है, पानी कम होता है, वेजिटेशन भी कम होती है, वहाँ पे सांप बहुत ज़्यादा होते हैं, खतरनाक सांप होते हैं। ठीक होगा जी, ये वेटलैंड कहलाती है। पाकिस्तान में सरक्रीक इसकी एक एग्जाम्पल है। आपने जब पेपर में अगर 1 नंबर का क्वेश्चन हो ना एक्सप्लेनेशन वाला, आपने पॉइंट 5 में एक्सप्लेन करना है और पॉइंट 5 की एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल देने का तरीकाकार क्या है, लाजमी आपने ये लिखना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन वेटलैंड, आपने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी या आपने लिखा एक्सप्लेनेशन, फिर नीचे आपने जब ये एक्सप्लेन कर दिया फिर आपने उसकी एग्जाम्पल लिखनी है मार्कर से। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि आपके पेपर के अंदर आपने एग्जामिनर को खुद बताना है कि आपकी क्या काबिलियत है। एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने कितनी बुक्स पढ़ रखी हैं, आप कितना पढ़े हुए हैं, या आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। एग्जामिनर के माइंडसेट में पेपर सारे बराबर होते हैं। आपने ये चीज़ लाजमी मद्देनजर रखनी है कि जब आपने पेपर सॉल्व करना है ना, करंट अफेयर्स का, जनरल नॉलेज का, किसी भी सब्जेक्ट का, आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो बहुत मैटर करती है। अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, आपने चाहे 1000 किताबें पढ़ रखी हों, वो आपको बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगी। ठीक है जी, ये चीज़ आपने लाजमी मद्देनजर रखनी है। आप देखिए पूरा नंबर, फॉर एग्जाम्पल हमने 1 नंबर सिक्योर करना है ना, 1 नंबर हमें ऐसे सिक्योर होगा कि आपने ये क्यों कर दिया, वो 2 चीजें देखेगा, पूरा नंबर देगा। हो सकता है कि अगर आप ऐसे ना लिखें तो वो 0.75 मार्क्स दे दे या 0.5 दे दे। तो ये हो सकता है। अगर आप दोनों चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जामिनर आपका नंबर काट जाए उसमें से। ठीक होगा जी। आप ये समझ लें कि जो हमारे कंपटीशन के पेपर है ना, ये एफएससी के पेपर हैं। जैसे आपको याद होगा कि हम एफएससी के अंदर वो यूं हाशिए लगाते थे, वो सारा जो आपको सारा सिस्टम आपने वो करना है जो आप एफएससी में करते रहे। जैसे एफएससी में नंबर लेने की ट्रिक्स हैं, ऐसे ही ये कंपटीशन के पेपर में नंबर लेने की ट्रिक्स हैं। यानी आप यूनिवर्सिटी वाले 4 साल माइनस कर दें और मैट्रिक और एफएससी को मिला लें, यानी वहाँ पर जैसे हम पेपर अटेम्प्ट करते रहे, खूबसूरत लिखें, अच्छे कलम से लिखें, तो वो वाला सारा ये चक्कर दोबारा आ जाता है। प्लस नॉलेज। उसके बाद आगे आता है ड्यून। ड्यून क्या होता है? टीला इसे कह सकते हैं हम उर्दू में। ये किसी हिल के ऊपर या जो सैंड के रिजेस हैं वहां पे होते हैं। यानी जो आपने कभी देखा होगा सहराओं के अंदर कुछ टीले बन जाते हैं, ये कहाँ पे होते हैं? ज्यादातर डेजर्ट्स के अंदर होते हैं टीले। यकदम जो बिल्कुल रेत अगर यूं प्लेन पड़ी है तो यकदम को स्ट्रक्चर ऐसा आपको नजर आएगा कि जहाँ पे वो टीला बना होगा। उसकी वजह क्या है कि या तो वहाँ पे पानी का प्रेशर होता है या फिर जो वहाँ पे विंड चलती है। सहराओं में ये विंड की वजह से बनते हैं। ठीक होगा जी। उसके बाद आगे आता है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या बताती है या होती क्या है? ये बेसिकली एक्सप्लेन करती है कि अर्थ का लिथोस्फेरिक जो स्ट्रक्चर है वो मूव कैसे करता है। और अब ये जब हम अर्थ के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा उस वक्त के लिथोस्फेरिक स्ट्रक्चर क्या होता है या अर्थ के हिस्से कौन से हैं, अर्थ कैसे मूव करती है। प्लेट टेक्टोनिक्स से होता क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स से सर्टेन फिनोमेना क्रिएट होते हैं, जैसे कि वेदर से बहुत बड़ी चीज है। यानी आप ये कहें कि जो अर्थ की बेस है जब वो हिलती है तो सर्टेन फिनोमेना क्रिएट होते हैं, जैसा कि फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, उसके बाद वोल्केनिक एक्टिविटी,
जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तो उसके साथ ही अर्थक्वेक अटैच होता है। ये 3-4 किस्म की चीजें हैं जो कि रिलेट करती हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ। उसके बाद जी आगे आता है सुनामी सिस्मोलॉजी। अर्थक्वेक की स्टडी को सिस्मोलॉजी कहा जाता है और अर्थक्वेक जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को भी ये कहा जाता है। यानी अर्थक्वेक प्लस इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी जो है वो सिस्मोलॉजी कहलाती है। उसके बाद चार चीजें हैं जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। सबसे पहले सुनामी, फिर उसके बाद आता है साइक्लोन, ये रिलेटेड चीजें हैं। फिर आता है टाइफून और उसके बाद आता है हुरिकेन। ये जी आपको चारों चीजों का पता होना चाहिए और इसमें फर्क क्या है। नॉर्मली इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि इनमें फर्क क्या होता है। सुनामी क्या होता है जी? सुनामी की जो शुरुआत है आपने पढ़ा होगा वो ओशियन से होती है, ओशियन वेव से होती है। ओशियन वेव्स आती कैसे हैं? जब अर्थ के नीचे समंदर की सतह के नीचे अर्थक्वेक आता है। यानी आप ये कहें कि समंदर है, समंदर के नीचे जब पहाड़ हैं जहाँ पे वहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। अर्थक्वेक से ये होगा कि यकदम जो फिशर्स उठेंगे, जमीन फटेगी नीचे वाली, तो उससे जो पानी है वो बेहंगम होकर एक साइड से दूसरी साइड पे दौड़ेगा। तो उससे क्या जनरेट होगा? उससे बहुत ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी होगी और इससे कोस्टल एरियाज जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन जो है वो भी समंदर के अंदर ही बनता है। बनता कैसे है? लो प्रेशर की वजह से। साइक्लोन तब बनता है जब एक जगह पे लो प्रेशर होता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हवा है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो यहाँ पे हवा जो है बड़ी तेजी से इस साइड पे आएगी और वो फिर क्या जनरेट करेगी? वेव्स को तेज करेगी। वेव्स जाके टकराएंगी साहिल समंदर के साथ, साथ हवा भी होगी। डबल डैमेज होगा कि पानी आएगा, पानी के साथ हवा होगी, लो प्रेशर होगा, बारिशें भी होंगी। मतलब 3 चीजें मिल जाती हैं। समुद्री तूफान भी आता है, फिर बारिशें बहुत तेज होती हैं और हवा बहुत तेज चलती है। साइक्लोन के अंदर तीनों चीजें मिली होती हैं। साइक्लोन बहुत ज्यादा डैमेजिंग होते हैं कोस्टल एरियाज के अंदर। उसके बाद पैसिफिक आ गया टाइफून। टाइफून इज इक्वल टू साइक्लोन, बट ये नाम किस जगह के लिए है? ये पैसिफिक ओशन में जो साइक्लोन्स आते हैं ना, और अटलांटिक ओशन में जो साइक्लोन्स आते हैं उनको टाइफून का नाम दिया जाता है। बस इसमें फर्क ये, बस नाम का फर्क है। अब जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर जो साइक्लोन्स आएंगे उन्हें हुरिकेन का नाम दिया जाता है। यानी यूएस के अंदर टाइफून जो है ये जो हमारा आसियान रीजन है यहाँ पर आते हैं। ये बस इसका ये फर्क है। अभी तक इतना मैं बातें कर रहा हूँ आपको क्लियर हो रही हैं? कोई मुश्किल तो नहीं है? जी बताएं, अभी तक कोई जो हम पढ़ रहे हैं कोई इशू तो नहीं आ रहा? नहीं सर, इशू तो बाकी कोई नहीं है। थोड़ा सा कम कर। क्या करूँ जी? सर आप बहुत ज्यादा तेज लिख रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा अब देखें, इसमें ये चीज़ है कि अगर हम स्लो चलेंगे तो फिर टाइम लगेगा, तो फिर ये सीन होगा कि जी फिर कोर्स तेजी से कवर नहीं होगा। तो नहीं सर, बिल्कुल सही है आपका स्पीड, इतना तो होना चाहिए, फिर कवर नहीं होगा सर। हाँ ये बात है। चलो ठीक है सर, ओके। तो अच्छा अभी हमारी कॉल खत्म होगी, आपने दोबारा ज्वाइन करनी। मैं ना अभी इसको डिस्कनेक्ट करके, क्योंकि कॉल खत्म होने वाली है, मैं आपको दोबारा लिंक अभी शेयर कर रहा हूँ। दोबारा आप लोग भी ज्वाइन करें, टाइम खत्म होने वाला है।
वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है ये आपको मुझे पता है कि पता होगा। डे टू डे जो कंडीशंस होती हैं किस चीज़ की, एटमॉस्फेयर की, डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या कहलाती हैं, वेदर कहलाती हैं। सिंपल सी बात है। इसमें हम मेजर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में क्या क्या आता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है किसी एक जगह का, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन का क्या लेवल है, और वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है। ये चीज़, तीन चीज़ें डे टू डे फॉर्म में अगर हों तो वो कहलाएगी जी वेदर। और अगर इन्हीं चीज़ों को अगर हम लॉन्ग टर्म में ले जाएं, यानी ओवर सेवरल डेकेड्स, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, क्लाइमेट। सेम चीज़ है, बस फ़र्क ये है कि डे टू डे फॉर्म में एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और ह्यूमिडिटी के लेवल को वेदर कहा जाता है, लॉन्ग टर्म में उसको क्लाइमेट कहा जाता है। उसके बाद आता है बायोमी। बायोमी इज बेसिकली इकोसिस्टम। इसका एक स्पेसिफिक क्या होता है, क्लाइमेट होगा, वेजिटेशन होगी। अभी आपको समझ नहीं आई होगी कि बात है क्या। बायोमी की एग्जांपल आप लें कि डेजर्ट, टुंड्रा और प्लेन्स, ये बायोमीज हैं। डेजर्ट की जो वेजिटेशन है वो बिल्कुल अलग होती है बनिस्बत प्लेन्स के। टुंड्रा की या आप एग्जांपल ले लें बलूचिस्तान और पंजाब के क्लाइमेट की, बड़ी सिंपल एग्जांपल है। अब पंजाब और बलूचिस्तान का जो बायोमी है वो बड़ा फ़र्क है। अब फॉर एग्जांपल जो डेरा गाजी खान के इलाका है, डेरा गाजी खान और डीजी खान और ये वाला जो इलाका है, इसकी जो बायोमी है वो बिल्कुल मैच करती है जो बलूचिस्तान के इलाके इसके साथ मिक्स हैं, जो मिलते हैं। लेकिन उसकी निस्बत आप अगर डीजी खान की जो बायोमी है उसको आप मैच करना चाहें रावलपिंडी के बायोमी के साथ तो कभी नहीं कर सकते। यानी जो ओवरऑल कंडीशंस होती हैं वहाँ पे क्लाइमेट की, वेजिटेशन की, जो आप देखेंगे कि जो बलूचिस्तान के अंदर दरख्त पाए जाते हैं वो पंजाब और सिंध में नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि इसकी बायोमी बिल्कुल अलग है। या जो हमारे मुल्क के अंदर दरख्त पाए जाते हैं वो कहीं और नहीं पाए जाते। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोगों ने कभी गौर से देखा हो, एक कीकर का दरख्त होता है जो पहाड़ी इलाकों में होता है, बिल्कुल पहले वो पंजाब में नहीं होते थे। अब जब रोड्स बहुत ज़्यादा बने हैं ना, जो बजरी आती थी वो डीजी खान से और केपीके के कुछ इलाकों से और बलूचिस्तान के इलाकों से आती थी। जो बजरी यूज़ होती है रोड्स बनाने में, बजरी के जो ट्रक होते थे वो रोड्स के साइड पे वो फेंकते थे। रोड साइड पे जब रोड बन रहे होते हैं ना, ये जो छोटे शहरों के रोड है, मोटरवेज की बात नहीं कर रहा, तो जब उसको वहाँ पे वो फेंकते थे उससे होता ये था कि जो उसके बीज होते हैं वो वहाँ पे रह जाते हैं। अब आप पंजाब के अंदर कहीं भी मूव करके देख लें या सिंध के अंदर, तो वो आपको ना वो वाले कीकर के दरख्त जगह जगह नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो बायोमी है वो चेंज हो गई है। यानी हर एरिया की जो बायोमी है वो उसके क्लाइमेट पे और उसकी वेजिटेशन के लिहाज से वेरी करती रहती है। ठीक होगा जी, बहुत बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके आपको मैंने एग्जांपल्स भी 3-4 बता दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने और मद्देनजर रखनी है, पेपर के अंदर अगर आप यूनिक एग्जांपल देंगे आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। आपने अच्छा ज़्यादा पढ़े होने का और अच्छा लिखने का पर्पज़ यहाँ पे ये फ़र्क होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टडीज़ का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, और वहाँ पे आता है जी कि आप बताएं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं। अगर वहाँ पे आप ये एग्जांपल देना कि पाकिस्तान का जो जी ये 2-3 इश्यूज हैं, लेकिन जब आप रेफरेंस देने लगे ना तो आप रेफरेंस दें कि लम्स के दाऊद स्कूल ऑफ बिजनेस और फलाने के जो प्रोफेसर हैं, फलाने प्रोफेसर ने फलाने आर्टिकल में ये बात की है, आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे।
लेकिन अगर आप ये लिखें कि जी ये डॉक्टर फलानी, आप मिसाल ले लें कि आप कहेंगे मलिया लोदीन ये कहा है। कुछ लोग होते हैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, जब आप पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की बात करते हैं तो वो सबको पता है। अब फॉर एग्जांपल जो डॉन न्यूज़पेपर है वो हम सारे लोग पढ़ते हैं, आई होप सो कि आप लोग भी पढ़ते होंगे। डॉन के जो ऑथर्स हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं, हर बंदे के पास हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि पाइड का एक रिसर्च सर्वे आया, पाइड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पाइड के रिसर्च सर्वे में डॉक्टर फलाने ने डॉक्टर ने ये बात की, वो आप एकेडमिक बात कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप एग्जाम्पल्स दें, एग्जाम्पल्स अगर आप यूनिक दें तो आपका पेपर जो है बड़ा हिट हो जाता है। अगर आप एग्जाम्पल्स वही दे रहे हैं जो किसी किताब के अंदर है, फिर वो 400 बंदा और भी वही एग्जाम्पल दे रहा है, तो एवरेज मार्क्स आते हैं। ठीक होगा जी। इसके बाद आता है जी आगे इको टूरिज्म। इको टूरिज्म क्या है? ये इसका जो फोकस है वो दो चीजों पे है, सस्टेनेबिलिटी और कंजर्वेशन। यानी आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे नेचुरल चीजें पाई जाती हैं, वेजिटेशन है, क्लाइमेट उसका अच्छा है, तो आप उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए होपफुल हो और उसकी कंजर्वेशन के लिए काम करें या उसके बारे में सोचें। अनफॉर्चुनेट सीन ये है कि हमारे मुल्क में होता ये है कि लोग कहीं भी टूरिज्म के लिए जाएं, सबसे पहला काम ये करते हैं दीवारों के ऊपर नाम लिखते हैं। आपने रिसेंटली ये इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी होंगी कि जीबी के लोग इस पर बड़ा एतराज़ कर रहे थे कि लोग आते हैं अपने नाम दीवारों के ऊपर लिखते हैं, फिर कोई नाम ना लिखें तो दरख्तों के पत्ते तोड़ देते हैं। मतलब हमारे तो क्योंकि जो बेसिक एथिक्स है ना हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अनफॉर्चुनेटली एको टूरिज्म तो हम तो सोच नहीं सकते ना कि हमारी सोसाइटी कभी, बल्कि दूसरा टूरिज्म नहीं है, इको टूरिज्म कहाँ से होगा। लेकिन इको टूरिज्म की अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप दो वर्ड्स यूज करेंगे, सस्टेनेबिलिटी और कंजर्वेशन। तो इससे होता क्या है, जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी को हेल्प मिलती है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बलूचिस्तान से ही, क्वेटा से ही। क्वेटा के अंदर जो वहाँ पे 7 जंगलात हैं, उसका क्या नाम है, वो बिल्कुल छोटे छोटे दरख्त हैं जो हजारों साल पुराने हैं। एक सेकंड, सनोबर। हाँ सनोबर, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भला? सनोबर तो उसको उर्दू में कहते हैं ना, इंग्लिश में उसका कुछ और नाम बड़ा अच्छा सा। एक सेकंड मैं चेक कर लूँ। जोनीपर। अब ये जो जोनीपर के दरख्त हैं, आप ये देखें कि क्वेटा के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पे इसकी कटिंग बहुत तेजी से होती रहती है। अब ये बहुत बड़ा क्लाइमेट कंसर्न है क्योंकि वो दरख्त कई हजार साल से हैं और अगर वो ऐसे ही होते रहे वहाँ पे इको टूरिज्म प्रमोट हो सकता है, लेकिन हो नहीं पा रहा क्योंकि प्रायोरिटी में नहीं है। तो अगर वहाँ पे इको टूरिज्म प्रमोट किया जाए तो बड़ा इफेक्टिवली हो सकता है, लेकिन क्योंकि प्रायोरिटी में नहीं है तो फिर वो वहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद आगे आता है जी अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में दो फिनोमेना हैं, ग्रोथ प्लस माइग्रेशन। जब किसी शहर की आबादी बढ़ना शुरू हो जाए और वहाँ पे रूरल एरिया से माइग्रेशन होना शुरू हो जाए तो वो अर्बनाइजेशन कहलाती है उस इलाके की। और जब लोग अपने इलाकों को छोड़ के दूसरे इलाकों में चले जाएं तो अर्बनाइजेशन हो जाती है, यानी अपने छोटे कस्बों को और देहातों को छोड़ के बड़े शहरों में चले जाएं। अर्बनाइजेशन के बहुत सारे नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ में जब आप तैयारी कर रहे होंगे या सोशियोलॉजी जिन लोगों ने ऑप्ट किया है तो उन्होंने अर्बनाइजेशन के वो देखे होंगे फ़ायदे और नुकसान। आपको वैसे पता होना चाहिए जब आप ऐसे की भी तैयारी करें ना तो अर्बनाइजेशन के कुछ फ़ायदे और नुकसान आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आगे आता है मेगा सिटी। मेगा सिटी वो सिटी होता है जिसकी आबादी 10 मिलियन से ज़्यादा हो। पाकिस्तान में लाहौर और कराची जो है वो मेगा सिटीज़ हैं। इस दफ़ा जो मरदमशुमारी हुई है उसमें क्वेटा की जो आबादी है वो तकरीबन 1.1 मिलियन है, यानी क्वेटा तो अभी बहुत साल पीछे है मेगा सिटी पहुँचते पहुँचते। ठीक होगा जी।
इनके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं इनके यूनिक चैलेंजेस होते हैं, यानी आप इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, सोशल सर्विसेज को, ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज है ना, वो मेगा सिटीज़ के अंदर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये देखें ना कि आप में से जो लोग कराची गए होंगे उन्होंने देखा होगा कराची का क्या हाल है। अब लाहौर के अंदर क्योंकि ज़्यादा गवर्नमेंट की तवज्जो है तो वहाँ पर रिलेटिवली चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन जो मेगा सिटीज़ के अंदर भी एक सेंटर होता है और एक पेरिफेरी होती है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा है, सेंटर हमेशा खुशहाल होगा, जो शहर का हो या मुल्क का हो, पेरिफेरी हमेशा मुश्किलात का शिकार होगी। आप ये देखें कि अगर लाहौर के अंदर गुलबर्ग का जो एरिया है वो बिल्कुल अलग है शादरा से। शादरा को आप पाकिस्तान के किसी भी छोटे शहर से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन गुलबर्ग को आप गुलबर्ग से ही कंपेयर करेंगे। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। यानी सेंटर और पेरिफेरी का जो रिलेशन है ये बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट करता है। ये नेशनल लेवल पे भी ऐसा ही होता है। आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो सेंटर है वो खुशहाल है। अब सेंटर में क्या आता है, सेंटर में पंजाब, और पंजाब का कौन सा पार्ट, नॉर्थ और सेंट्रल। पंजाब, जब हम वर्ड पंजाब यूज करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि सारा पंजाब, ऐसा नहीं है। पंजाब का नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट बहुत खुशहाल है। यानी पाकिस्तान के अगर जो सबसे खुशहाल इलाकों की बात की जाए तो उसमें हमारे पास रावलपिंडी डिवीजन, सरगोदा डिवीजन, फिर उसके बाद फैसलाबाद डिवीजन, और उसके बाद लाहौर, और फिर साहिवाल। ये वो डिवीजन हैं पंजाब के। और फिर अगर चले जाएं सिंध में तो सिंध में हैदराबाद और कराची, और बलूचिस्तान में किसी हद तक क्वेटा। यानी ये वो एरियाज हैं जो अपनी अपनी जगह के सेंटर्स हैं। ये वो अब पूरे पाकिस्तान के ये वाले जो डिवीजन है ना, ये रिलेटिवली खुशहाल हैं। बाकी जो पेरिफेरी के एरियाज हैं वो बिल्कुल नहीं खुशहाल। आप फॉर एग्जांपल साउथ पंजाब की एग्जांपल ले लें, फिर आगे इन शहरों के अंदर भी डिवीजन हैं। यानी ये पूरी दुनिया में जैसे होता है कि जो आपके जो सेंटर और पेरिफेरी के रिलेशन जो वो हमेशा इस तरह ही चलते हैं। उसके बाद हम आगे 3-4 चीज़ों की बात करते हैं। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इससे रिलेटेड है, ये जो मैंने अभी बात की है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल चीज़ें भी शामिल हैं और ऑर्गेनाइजेशनल भी। अब ऑर्गेनाइजेशनल क्या होंगी? ऑर्गेनाइजेशनल क्या है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, रोड्स कैसे हैं, ब्रिजेस कैसी हैं। फिर आगे इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन लिंक है। ये ज्योग्राफी की बात हम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या है जी? कि जो आपका रोड, रेलवेज और एयर नेटवर्क है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वाइब्रेंट है। जिस मुल्क के अंदर जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होंगी वहाँ पे तरक्की उतनी तेज़ी से होगी। ठीक होगा जी। उसके बाद आगे आते हैं हम, कुछ और कॉन्सेप्ट्स रहते हैं पोल्यूशन पे। तो पोल्यूशन क्या होती है? सिंपल, पोल्यूशन का मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं। और ये किस चीज़ को ख़राब करते हैं? एयर, वाटर, सॉइल, हर चीज़ को ये ख़राब करते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, गैस फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, और सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में हो सकते हैं। जो मेगा सिटीज़ हैं, जिस तरह ये मैंने एग्जांपल्स कोट की, वहाँ पे सॉलिड वेस्ट बहुत बड़ा इशू है। लिक्विड, आपने देखा होगा कि हर बड़े शहर के इर्द गिर्द गंदे नाले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये सारे इन एरियाज़ के अंदर होते हैं। गैसेस, अब लाहौर के अंदर स्मोक का बहुत इशू आता है। उसकी वजह क्या है कि गैसेस और सॉलिड मिलते हैं। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद आगे आ जाता है क्लाइमेट चेंज। जैसे कि हमने पहले बात की कि क्लाइमेट क्या है, वो लॉन्ग टर्म कंडीशन है। लॉन्ग टर्म कंडीशंस में अगर कोई चेंजेस आना शुरू हो जाएं
और क्लाइमेट पैटर्न शिफ्ट हो जाए, यानी वहाँ के वेदर इवेंट्स, वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ पे बारिश की सूरत हाल चेंज हो जाए, तो क्या होता है, इससे ह्यूमन लाइफ, प्लांट्स और एनिमल्स की जो लाइफ है वो बिल्कुल अलग होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है। यानी क्लाइमेट चेंज आप देखें, गुज़श्ता जब से हमने होश संभाला है, आपको याद होगा 2010 से, तकरीबन हम 2010 से सब लोगों ने होश संभाल रखा है, 2010 से पाकिस्तान में मुसलसल फ्लड्स आ रहे हैं। फ्लड्स पहले भी आते थे लेकिन उनकी इंटेंसिटी बिल्कुल अलग थी, कम थे, मतलब कभी 5 साल बाद आया, कभी 7 साल बाद आया। अभी अगर आप देखें तो अभी क्योंकि फ्लड्स उस लेवल पर नहीं आए, लेकिन जो लोग पाकपतन, उकाड़ा और इन ज़िलों में रह रहे हैं, वहाँ पे लाखों एकड़ की जो फसल है ना वो तबाह हो गई है। टीवी पे उसकी बात नहीं हो रही क्योंकि टीवी पे नॉन इश्यूज डिस्कस हो रहे होते हैं। तो अभी भी बहुत बड़े फ्लड्स आए हुए हैं, लोगों की लाखों एकड़ की फसलें तबाह हो गई हैं। तो उसका इम्पैक्ट अब क्या होगा, अब जो राइस की फसल है ना वो कई लाख एकड़ तबाह हुई है, साथ मेज़ की जो फसल है ये मकई की, कई लाख एकड़ तबाह हुई है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि मेज़ की फसल तबाह होने से इसका रेट अप होगा। ये कहाँ पे यूज़ होती है, पोल्ट्री में यूज़ होती है, गोश्त की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। राइस ऑटोमेटिकली, फिर राइस की कीमत बढ़ेगी, फिर पूरा एक साइकिल जो है वो डिस्टर्ब करता है। आगे है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है जी, जो नेचुरल प्रोसेस से निकलता है, यानी नेचुरल प्रोसेस से कोई ऐसा इवेंट हो जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए, प्लांट लाइफ के लिए और एनिमल लाइफ के लिए खतरनाक साबित हो, वो नेचुरल डिजास्टर कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, इसमें अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, टाइफोन है, फ्लड्स हैं, सारी ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद आगे इसके बाद है पोलर आइस कैप। ये भी इसके साथ क्लाइमेट चेंज के साथ ही लिंक कर रहा है। आइस का वो मैस जो कि एक सर्टन एरिया को कवर करता है, यानी ये सारी अगर आइस हो पोलर रीजन के अंदर, पोलर रीजन कहाँ पे है, आर्कटिक पे और अंटार्कटिक रीजन में। ये अर्थ का क्लाइमेट चेंज जो है उस पर बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन्स जो हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे एक वर्ड है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो जगह होती है, आप ये कहें ये लैंड है, सॉरी ये लैंड है, यहाँ से ये समंदर है, ये सी है, ये लैंड है, यहाँ से भी लैंड चल रही है। ये वाला जो हिस्सा होगा ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाएगा, यानी लैंड का वो हिस्सा जो सबमर्ज्ड हो, ये होता कॉन्टिनेंट का पार्ट है लेकिन ये ओशन के अंदर चला जाता है, इसमें शैलो वाटर होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फिशरीज और उसके बाद जो लाइफ है, मेरीन लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। डीप सी, यहाँ से डीप सी शुरू होता है, ये सारा सी है और ये वाला जो है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है, ठीक हो गया जी। ये बेसिकली कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है और ये किसी मुल्क की सॉवरेन टेरिटरी होती है। ये यूजुअली 12 किलोमीटर किसी भी मुल्क के पास होता है, यानी जो 12 किलोमीटर का एरिया है वो ये वाला एरिया होता है। आज की जो हमारी क्लास है इसको अभी हम ख़त्म करेंगे। आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पूछें, आप लोगों के कोई सवालात हो इसके बारे में, इसको हम तफसील से भी पढ़ेंगे लेकिन इसके मैं नोट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। अभी आपके क्वेश्चन हैं तो कोई पूछें। अच्छा, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं है तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी जो फीस है वो लाजमी सबमिट करवा दें और